क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, हमने क्या मैटर की फिजिकल स्टेट को स्टडी किया था। फिजिकल सारे पैरामीटर हमने वहां देख लिए, ठीक है ना। चार पैरामीटर हमने देखे थे कि एटम्स के बीच में क्या होता है, टाइनी होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनाते हैं, उनके बीच में स्पेस होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मोशन करते हैं। दूसरा थर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऑन दैट बेसिस सॉलिड लिक्विड गैस में होता है। यहाँ हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, उनके अंदर का बिल्डअप की वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, उनका कंपोजिशन कैसा है उसके डिस्कस करें, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसके बाद चेंज एंड इट्स टाइप, उसके बाद में टाइप ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनको देखेंगे, और उसके बाद में सॉल्यूशन में कोलॉइड्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर फिनिश, क्लियर है। तो हेडिंग डालिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हेडिंग डालिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम मैटर की बात करें तो मैटर को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, फर्स्ट वन इज प्योर सबस्टांस, दूसरा इम्प्योर सबस्टांस या मिक्स, ठीक है ना। प्योर को भी अगर फर्दर बात करें तो हमने इसको डिवाइड किया है एलिमेंट और कंपाउंड्स के अंदर। एलिमेंट्स के रिगार्डिंग हमने मैटर सॉरी एटम एंड मॉलिक्यूल्स में डिस्कस किया था, कंपाउंड क्या था वो भी वहां हमने अच्छे से डिस्कस किया। मिक्सर की बात करें तो मिक्सर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसको देखेंगे। एलिमेंट को फर्दर हमने डिवाइड किया था मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल, इसमें हमने फर्दर इनको डिवाइड किया, ठीक है ना। यहाँ पे फिर इसको देखेंगे, थोड़ा बहुत इनका ब्रीफ आइडिया लेंगे क्या होता है, ठीक है। तो मूव करें, किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? ओके, तो हेडिंग डालिए प्योर सबस्टांस। देखिए प्योर की जब बात होती है, प्योर क्या होता है, जिसमें पानी मिला उतना, जैसे दूध की बात करें, उसमें पानी डाल दिया तो इम्प्योर हो गया। और प्योर क्या होता है, जिसमें पानी ना मिला हो, ठीक है ना। तो अगर हम एक नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से बात करें, ठीक है, फॉर एन नॉन नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के रेफरेंस में बात करें, तो जो हमारा मिल्क है उसको हमने कैसा माना है, प्योर होता है। और इसके अंदर हमने अगर पानी मिक्स कर दिया तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, यही है ना। बट ये गलत है, जो मिल्क होता है वो भी कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, वो भी मिक्सर है, वो भी प्योर नहीं है। तो प्योरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो एज ए साइंटिफिक लैंग्वेज की हम बात करें तो a pure substance is one that is made up of the same type of particle, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में भी हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो पार्टिकल्स हमारे एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा मटेरियल या ऐसे सबस्टांस की हम बात करें जो सिर्फ या तो एटम ही से मिलकर बना हो या फिर आयन से मिलकर बना हो या मॉलिक्यूल्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर, ठीक है ना। दैट इज द केमिकली यूनिफॉर्म सब एंड होमोजेनियस, मीन्स जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, आपने गोल्ड देखा है, एनवायरमेंट में फ्री फॉर एलिमेंट फॉर्मेट में मिलता है, प्योर है, उसमें कोई मिलाओ। तो यहां पर ये क्या है, मेरा एयू है, गोल्ड के एटम है,
AU, AU, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है ना? तो गोल्ड हमारा क्या होता है? प्योर सबस्टांस। क्या होता है? प्योर सबस्टांस होता है, ठीक है ना? सिमिलरली हम आयरन की बात करें तो उसमें एफी सिर्फ और सिर्फ एफी एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी प्योर बोलेंगे। किस टाइप का एलिमेंट है ये हमारा? जो अम, ठीक है, ठीक है, तो बाद में देखते हैं। हमने वहां कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ये सिखाया था, याद है कि नहीं है? ठीक है ना? तो ये किस टाइप का हो जाएगा? एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, देखेंगे, बताता हूँ बात। उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, एटम एंड मॉलिक्यूल्स को रिवाइज कर लो, ठीक है ना? कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स जैसे हम बात करें, यहां पर क्या है मेरा? ये है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये है हमारा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा हाइड्रोजन। तो पानी के अंदर भी आप देखोगे तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि ये पानी का एक ग्लास मैंने फिल कर रखा है, वहां से मैंने इतना सा अगर इसका पार्ट लिया, इतना सा पार्टिकल लेके वो स्टडी करूंगा, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वो पूरे वाटर जो होगा उसके वाटर की पूरी जो भी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? रेफर करेगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब यहाँ जितना होगा उतना ही सेम यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगी, वो होता है यूनिफॉर्म, ठीक है ना? क्लियर है क्या? तो कंपाउंड क्या होता है? ये भी हमारा प्योर सबस्टांस होता है, प्योर होता है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। आप कहीं से भी, चाहे यहाँ पे स्टडी कीजिए, यहाँ पे स्टडी कीजिए, यहाँ पे लेके आपको उसकी स्टडी कीजिए, सेम कंपोजिशन मिलेगा, सेम मैकेनिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी आप, ठीक है ना? होमोजेनी केमिकली क्या है? होमोजीनियस, यूनिफॉर्म है। गोल्ड का आप चाहे इतना सा पार्ट कट करके उसको एनालिसिस कीजिए या पूरा पार्ट कट करके एनालिसिस कीजिए, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है, ठीक है ना? लेकिन मिल्क के बात हम नहीं कर सकते, मिल्क में अलग होगा, ठीक है ना? तो प्योर सबस्टांस क्या होता है? केमिकली अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो जो कि क्या, सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होना चाहिए और केमिकली यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्योर सबस्टांस। क्लियर है क्या पूजिता? ठीक है, तो नोट करो जरा इसको। चले क्या आगे? देखो, तो इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम नहीं, हाँ, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। तो हमने जो अभी बात की है कि किससे मिलकर बने होते हैं? एलिमेंट्स भी किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से।
जैसे हमने गोल्ड का एटम देखा वहां पे अभी। तो थोड़ा देख लेते हैं एटम कहाँ से आया है। एटम वर्ड किसने दिया था? एटम वर्ड किसने कॉइन किया था? डेमोक्रेटिक्स ने नहीं, इसको जो है डोल्टन ने दिया था। बट डोल्टन के भी 400 बीसी, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बिफोर 400 ईयर, एक ग्रीक फिलोसोफर हुए थे डेमोक्रेटिस। फिलोसोफर क्या होता है? ऐसे लोग जो बोलकर चले जाते हैं, उनका कोई एविडेंस नहीं होता। उन्होंने कुछ भविष्यवाणी कर दी ऐसा होगा। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब वो उनका नसीब अच्छा है या उसका लक अच्छा है कि आगे जाके वो चीज सही हो जाती है। तो उसके 400 बीसी डेमोक्रेटिक्स ने एक बोला था कि जो मैटर होता है उसको अगर हम डिवाइड करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस बोलेंगे। तो एटमॉस वर्ड डेमोक्रेटिस ने दिया था। ठीक है ना? और इसका मीनिंग क्या था? कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम क्या था? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन बी नॉट डिवाइड फर्दर डिवाइडेड। ये उस टाइम की डेफिनेशन जब डेमोक्रेटिक्स ने दिया था, अर्लियर। बट अभी क्या हो गया? मॉडर्न केमिस्ट्री आ चुकी है, मॉडर्न आइडियाज डेवलपमेंट काफी हो गया, तो उसको हमने क्या किया? चेंज कर दिया। एटम अभी के टाइम पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती। ठीक है? फ्री भी हो सकती है और कंपाउंड मोलिक्यूल फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है। अकेली भी हो सकती है और दुकेली भी हो सकती है। ठीक है ना? तो वो हमारे क्या होता है? एटम। क्लियर है? तो देखो, एटम क्या है? डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस, गिवन बाय डेमोक्रेटिस अराउंड 400 बीसी। क्रिस्ट के जन्म के 400 ईयर पहले ही इन्होंने क्या किया था? ये फिलोसॉफी दी थी कि अ, ऐसे पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड या स्मॉल यूनिट में कट या ब्रेक नहीं कर, उनको उसने क्या बोला था? एटमोस। इट इज मेड फ्रॉम द नथिंग एंड इट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। क्लियर है? तो एटमोस क्या है? ऐसे पार्टिकल से जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, जिसको फर्दर अनकट और अनडिविजिबल होता है। ठीक है ना? ये अर्ली डेफिनेशन थी हमारी ऑफ एटम। एटम के अर्लियर डेफिनेशन। बट मॉडर्न टाइम में बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टांस दैट मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। जो फ्री एग्जिस्ट, इंडिविजुअल भी फ्री, अकेला भी हो सकता है और दुकेला भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि गोल्ड की जो बात की थी हमने, ये गोल्ड के पार्टिकल है, गोल्ड के एटम है जो एलिमेंट के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ गोल्ड का एटम जो है, एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं पे अगर कंपाउंड की बात करें या कंबाइंड फॉर्मेट में, तो जैसे अभी बात किया था हमने वाटर, ये क्या है? हमारा ऑक्सीजन। इससे अटैच है कितना? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। इनके बीच में एक स्पेसिफिक एंगल होता है 108 डिग्री का। ठीक है? तो ये हो गया हमारा H2O। तो ये क्या है? दुकेला है। हाइड्रोजन इंडिविजुअल नहीं एग्जिस्ट कर सकता और ऑक्सीजन इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना? कंपाउंड फॉर्मेट में रहता है तो हमारा क्या बनता है? वाटर। 106, 106, 108 नियर अबाउट। ठीक है? ठीक है ना? तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? एटम जो है फ्रीली एग्जिस्ट करता है, यानी सब्सटेंस के फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर। नोट कीजिए। किसी को डाउट है क्या? तो
तो एटम की डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टांस दैट मे और मे नॉट बी फ्रीली एग्जिस्ट। ओके, प्योर सबस्टांस हमने देख लिया, जो केमिकली क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको हम प्योर सबस्टांस, प्योर मतलब मिक्सर में, तो ये केमिकली यूनिफॉर्म जो होगा। चले आगे, आगे मूव करे क्या? नव्या, पूजिता, ठीक है ना? तो देखो जरा, यहां पर एक टर्म आया है हमारा एलिमेंट, जो हमने पहले बात की थी, तो उसको देख लेता है। एलिमेंट जो वर्ड दिया था सबसे पहले, वो किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल्स ने दिया था, ठीक है ना? किसमें? 1661। तो अकॉर्डिंग टू दैट एन एलिमेंट इज डिफाइंड, एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ऑफ ए प्योर सबस्टांस। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पे हमने क्या लिया है, ये क्या है? मेरा गोल्ड की एक स्ट्रिप है, ठीक है? प्योर सब्सटेंस, गोल्ड है, प्योर है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एटम से मिलकर है। तो इसकी सबसे छोटी यूनिट जिसको मुझे स्टडी करने के लिए यूज करना पड़ेगा, तो उस सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? यहां पे क्या है, सिंगल है इसलिए एलिमेंट बोलेंगे, और जब ये सिंबल सिंगल नहीं होगा तब मॉलिक्यूल्स होगा। तो उसमें जैसे दो, एक या एक से ज्यादा एटम्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्लियर है? तो an element is defined as the simplest form or the basic form of a pure substance। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल देता है कि हम्म देखिए, मुझे एक वॉल बनानी है, मुझे एक वॉल बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा? ब्रिक लगेगी, ब्रिक्स है, तो ये ब्रिक्स है मेरी। उसके बीच में उसको बाउंड करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सीमेंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में मुझे क्या करनी पड़ेगी? सीमेंटिंग। और साथ में फाइनल जो बन गया वो हो गया मेरा क्या? वॉल, ठीक है ना? तो ब्रिक क्या है? मेरा एटम है। सीमेंट क्या है? मेरा बॉन्ड है, या फोर्स बिटवीन एटम्स। और ये जो वॉल बनी है इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट। और क्योंकि सेम कंपाउंड है इसलिए इसको प्योर सबस्टांस बोलते हैं। तो एन एलिमेंट इज ए टाइप ऑफ प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस का एक टाइप है। और एलिमेंट की बात करेंगे तो प्योर सबस्टांस होगा विच इज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम, ठीक है? तो एलिमेंट क्या होता है? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल या एटम से मिलकर बना होता है। सिंपल फॉर्मेट, सिंपलेस्ट सबस्टांस होता है। सिंपल मतलब इसमें मिक्सिंग ना हो, एक से ज्यादा एलिमेंट ना हो, एटम ना हो। क्लियर है क्या? तो यही अगर मैं बात करूं, तो एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ और द बेसिक फॉर्म ऑफ ए प्योर सबस्टांस दैट कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू और nor build up from simpler substance by the physical और chemical method। ये गलत, ये गलत है। ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से ये बोल रहा है कि फिजिकल और केमिकल मेथड से किसी से आप जिसको नहीं बना सकते, जैसे वहां हमारा क्या है? गोल्ड बना हुआ है, एयू है ना, एयू से मिलकर बना है। तो बाय एनी किसी मेथड, या तो फिजिकल और केमिकल, किसी अनदर मेथड से आप इसको नहीं बना सकते, दैट इज प्योर सबस्टेंस, सॉरी एलिमेंट। ये डेफिनेशन दी थी किसने? एंटोनियो लॉरेंट ने, जो कि अभी के टाइम पे कैंसिल हो गई है, बट एनसीईआरटी अभी इसको फॉलो कर रही है।
तो इसलिए एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मान कर लेते हैं। बट जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम सुना है क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं सुना? ओके। अभी के टाइम पे क्या होता है, बाइक जो होती है, आपने अगर नाइट में ट्रेवलिंग की होगी तो येलो जो बोर्ड रहता है वो दूर से ही चमकने लग जाता है, ठीक है ना? वो क्या होता है कि वो ऐसे एलिमेंट से बनाया जाता है कि उस पर जब लाइट गिरती है तो वो ग्लो करती है, रेडिएट होती है। उसी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना? जिसमें से रेडिएशंस निकलती रहती है। यूरेनियम है जो कि हम करते हैं, न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं, यूरेनियम। वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के केस में ये जो डेफिनेशन है प्योर एलिमेंट की, वो गलत साबित हो जाती है। क्योंकि वहां पर क्या होती है कि यूरेनियम को आ, इसमें से अल्फा पार्टिकल को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा नया एलिमेंट बनता है जो होता है थ्योरियम। बट एंटोनियो के अकॉर्डिंग तो नया एलिमेंट को हम बना ही नहीं सकते, बाई फिजिकली और बाई केमिकली, बट यहां हम बना रहे हैं, ठीक है ना? तो आ, आप बस देख लीजिए आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को याद कर लीजिएगा कि एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस दैट कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू और नॉर बिल्ड अप फ्रॉम ए सिंपलर सबस्टेंस बाय केमिकल और फिजिकल। बाय फिजिकल और बाय केमिकल आप उसको नहीं बना सकते, ना लैब में ना प्रैक्टिकल, ठीक है? बट एक्चुअलिटी में इट इज पॉसिबल। ये डेफिनेशन अभी गलत हो गई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पूजिता एंड नव्या, क्योंकि ये डेफिनेशन कब दी थी? 1661 में। तब तक तो बहुत सारे वो हो चुके। क्लियर है? चलो तो आगे मूव करते हैं। और जरा आप थोड़ा पढ़ के आइएगा। मैंने बताया है कि एलिमेंट एटम क्या होता है, इसको देखिए। एटम के बाद में आ जाता है आपका एलिमेंट, एलिमेंट के बाद आ जाता है आपके मॉलिक्यूल, फिर आ जाता है कंपाउंड, और फिर आ जाता है आयन। एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जो अभी हमने बात की थी, जो मे और मे नॉट बी फ्रीली एग्जिस्ट, ठीक है ना? उसके बाद एलिमेंट क्या होता है? प्योर सबस्टांस, जो कि अ, उनसे मिलकर बना होता है, जिसको हम केमिकली और फिजिकली फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते या फर्दर बना नहीं सकते, ठीक है ना? वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? वन और मोर देन वन एटम जो है रिएक्शन करके फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एज ए फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस करते हैं। अब वहां पे एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होता है, एलिमेंट ऑफ सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है ना? जैसे अभी हमने बात की, गोल्ड जो बात किया वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल है, और कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा हमारा? H2। डिफरेंट पार्ट, तो इसको हमने वहां डीपली डिस्कस किया है, एक बार थोड़ा देख के आइएगा, ठीक है? चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ ये समझ में आ गया मेरे को कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है ना? ये जो पूरी वॉल है वो हमारा एलिमेंट होता है, इसके अंदर एटम्स होते हैं, और उनके बीच में एटम्स किससे बाउंडेड होते हैं? एक इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स से बाउंडेड होता है, जिसको हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो आगे मूव करते हैं। एलिमेंट को अब हमने फर्दर डिवाइड किया है, चार टाइप के होते हैं। पहला होता है मेटल, ठीक है ना? फर्स्ट होता है मेटल, एग्जाम्पल बताओ। आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मेटल। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सब जो है वो हमारे क्या है? मेटल्स, ठीक है ना? अब मेटल्स किस फॉर्मेट में होते हैं? सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट एक मेटल को छोड़कर, मर्क्यूरी। वो कौन सी स्टेट में होती है? लिक्विड में। वेरी गुड। तो एलिमेंट में हम फर्स्ट की बात करते हैं मेटल्स में। तो मेटल्स क्या होता है? सम कॉमन मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी एटसेट्रा। मर्क्यूरी एट रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर जो कि हमारा कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में होती है।
क्लियर है? उसके बाद में आ जाता है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या बचेगा? हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ठीक है, नियोन गैस, ठीक है ना, ये गैस हो जाती है। सॉरी नोबल गैस, सॉरी सॉरी, नोबल गैस चलोगी। नॉन मेटल में हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होती है हमारी? नॉन मेटल्स होता है। तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, आयोडीन जो है सॉलिड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो होती है गैस फॉर्मेट में सॉलिड, और ये होती है ब्रोमीन गैस जो कि लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है ना? ब्रोमीन गैस हमारी किस में होती है? लिक्विड है। नॉन मेटल में, तो मेटल में कौन सा होता है? अपना जो ये मरकुरी, ठीक है। और नॉन मेटल्स में की बात करें तो आयोडीन, आयोडीन हमारी लिक्विड में होती है, सॉरी ब्रोमीन हमारी लिक्विड में होती है, आयोडीन सॉलिड में होती है। क्लियर है क्या? और ये सब गैस है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्यों फ्रीली एग्जिस्ट करते ही नहीं। चलिए, मेटलोइड्स, मेटलोइड्स ऐसे एलिमेंट है जो जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है, ठीक है ना। तो इनमें मिक्स प्रॉपर्टी होती है। तो इनमें कौन कौन सा आ जाता है हमारा? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक और टेल्यूरियम। कहाँ यूज होते हैं? जितनी भी चिप्स बनती है सब में हम क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन। क्योंकि मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन के गुड कंडक्टर होते हैं। वायर जो तुम यूज करते हो कॉपर, इसलिए तो यूज कर रहे हैं। नॉन मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर नहीं होता है, वेरी बैड कंडक्टर। तुम लकड़ी के अंदर कितनी करंट पाओ नहीं हो, ठीक है ना। तो सेम, बट मेटलॉइड में क्या होता है? इसको जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है और बहुत हाई वोल्टेज दी जाती है, तब जाके थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है। इसी के प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसको कहाँ यूज करते हैं? हमारे जो प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर्स के, वहां यूज होती है, चिप्स होती है, वहां यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इनको यूज करते हैं। सॉरी, कोई डाउट है क्या? फोर्थ जो होता है हमारे, क्या होता है? नोबल गैस। नोबल गैस ऐसी गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, जिसका आउटमोस्ट जो ऑर्बिट है जिसमें क्या है? ऑक्टेल कंप्लीट होता है। कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? आप नहीं थे तो थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कंप्लीटेड होता है, इसलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, फ्रीली एग्जिस्ट करती है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। तो नोबल गैस में आ जाती है हमारी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अच्छा, ट्रिक बताऊं क्या इसकी? ट्रिक बताऊं क्या? ट्रिक है हमारी हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो एच से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है? नोबल गैसेस। कोई डाउट है क्या? पूजिता एंड नव्या। तो मेटल को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, सॉरी एलिमेंट को हमने चार में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस। और ये सब किस पे होता है? पीरियोडिक टेबल पे होता है।
पीरियोडिक टेबल क्या होती है 11th में पढ़ोगे, लेकिन देख लो अभी जरा। ये हमारी पीरियोडिक टेबल्स होती है, जिसपे हमारे टाइम पे 108 एलिमेंट थे, अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये जो ब्लॉक होता है पूरा मेटल का होता है। ये जो ब्लॉक होता है येलो कलर का दिख रहा है आपका, ये नॉन मेटल होता है। और ये मेटलॉइड होता है, ये ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। और इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसको याद करना आसान है कि कैसा है? हाँ, इजी है। कैसे याद करोगे? नहीं ना, पूरी की पूरी याद कर सकते हैं, इनकी ट्रिक्स होती है। जैसे इसकी देखो क्या ट्रिक है ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री। ठीक है, बेटा मांगे कार सिर पकड़कर बाप रोए। ठीक है ना। बैंगन आलू गाजर इन ठेला, काशी गए सब संत प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओस से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये तो हो गया नीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है ना। तो ऐसे करके पूरा याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप 11th में पढ़ोगे करवा देंगे। बट अभी इतना याद रखो कि ये जो होते हैं हमारे नॉन मेटल होते हैं, ये मेटालॉइड होता है, और ये पूरे मेटल्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए, आवाज नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? हमने क्या क्या देखा? हमने प्योर सब्सटेंस देखा, प्योर सब्सटेंस जो केमिकली क्या हो यूनिफॉर्म हो। फिर उसके बाद एलिमेंट देखा, एलिमेंट क्या होता है? जो, वेरी गुड, ठीक है, जो सेम का टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, जिसको हम बाई एनी मीन फिजिकल और केमिकल से बना नहीं सकते। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एंटोनियो के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में एलिमेंट्स क्या टाइप के वो देखा, मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। नाउ हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? हार्डनेस। ये हमने पहले भी देखा है, कहीं देखा है क्या? फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। हार्डनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू स्क्रैच और कटिंग। कटिंग करने और आपको स्क्रैच करने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? हार्डनेस होती है। एंड ओनली सॉलिड के लिए अप्लाई होती है, लिक्विड और गैस के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो हार्डनेस क्या बात करें, मेटल्स की हम बात करें तो जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। बट लिथियम सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, इनको आप आगे देखोगे, इनको लिथियम सोडियम हाँ पोटेशियम इनको छोड़कर क्या, वो तो मेटल ही नहीं, मेटल है बट वो लिक्विड स्टेज है, उसको तो हटा दी। ये लीजिए एंड एच जी, वो तो लिक्विड स्टेज में ऑलरेडी लिक्विड है, तो उसके लिए तो हार्डनेस आपकी वैलिड ही नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो इनको क्या होता है, हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है ना, कैन बी कट। नाइफ से कट कर सकते हैं, इसलिए ये मेटल्स हार्ड नहीं होते। वहीं नॉन मेटल की बात करूं तो सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट आपका डाई। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है मेटल और नॉन मेटल, जो नेचुरली हमें अकर होता है। ठीक है, तो नेचुरली
हार्डेस्ट मटेरियल इन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल दोनों में सबसे नेचुरली अकर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड। ठीक है ना। लस्टर की बात करें, चमकीला। ठीक है। तो ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? चमकती है वो, इसलिए उसको पहनते हैं। ठीक है ना। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं? लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। लस्टर मतलब चमकीला। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू रिफ्लेक्ट लाइट ड्यू टू विच दे हैव अ शाइनी सरफेस। उनकी शाइनी सरफेस की वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जब रिफ्लेक्ट करती है तब चमकती है। तो मेटल्स क्या होता है? लस्ट्रस होता है। और नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन लस्ट्रस होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। क्या? नहीं, चमकता नहीं। नहीं नहीं, चमकना अलग है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन अलग है। ठीक है। कोई डाउट है कि दोनों में, हार्डनेस और लस्ट्रस में, ये दोनों मेटल की प्रॉपर्टी है। पूजिता एंड आरुषि, मेरी वॉइस आ रही है क्या? नव पूजिता एंड नव्या, चले आगे। तो तो लड़ तो हम ये मान लेते हैं कि गर्ल्स को चमकीली चीजें ज्यादा पसंद। नाउ मेलेबिलिटी। देखिए मेलेबिलिटी क्या होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि सपोज कीजिए कोई मेटल है, इसको हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया। इस फोर्स की वजह से इसकी शेप कैसी हो गई है? एक प्लेट में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। जिसकी मेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा मेलेबल होगा, थिन शीट में कन्वर्ट कर पाएंगे उसको। तो सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसकी होती है? हमारी गोल्ड की। किसकी होती है? गोल्ड की। तो देखो मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या है? मेलेबल है। मेटल्स जो होते हैं सारे क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, क्योंकि वो किस में है? लिक्विड में। नॉन मेटल की बात करो तो नॉन मेलेबल होते हैं, उनको आप टूट जाए, जैसे स्टोन ले लो, आप ऊपर से दबाओ बिखर जाएगा, पतली शीट तो नहीं बनेगी। ठीक है ना। सिमिलरली डक्टाइलिटी क्या होती है? डक्टाइलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। यहां हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया था। देखो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। और डक्टाइलिटी में क्या होती है? आपका टेंसाइल फोर्स रहता है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू ए थिन वायर ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। जैसे कि हम बात करें डक्टाइलिटी की, तो ये हमारे पास में एक मेटल ब्लॉक है, इसको हमने इधर से फोर्स लगाया, तो ड्यू टू दिस फोर्स ये जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? थिन वायर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसकी डक्टाइलिटी। तो जिसकी डक्टाइलिटी ज्यादा होगी उसको हम लंबा खींच सकते हैं, उसका उतना ही अच्छा वायर बनेगा। तो कॉपर का डक्टाइलिटी कैसी होती है? अच्छी होती है। ठीक है ना। इसलिए हम कॉपर, डक्टाइलिटी भी अच्छी होती है, उसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, इसलिए हम उसको किसके लिए यूज करते हैं? करंट फ्लो के लिए। उससे भी ज्यादा कंडक्टिविटी जो होती है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी पता किसकी होती है? गोल्ड की होती है। लेकिन गोल्ड के वायर नहीं बना सकते, क्योंकि उसके वायर खरीदने में उसका घर ही नहीं बन पाएगा, इतने में तो उसका वायर खरीदा जाएगा। ठीक है ना। तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इस वजह से उसको नहीं यूज कर, क्योंकि हमें इकोनॉमिकली भी सोचना पड़ता है, सस्ता भी हो और काम चलाओ भी हो। तो डक्टाइलिटी की बात करें तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़कर सारे मेटल्स हमारे डक्टाइल होंगे। और नॉन मेटल की हम बात करें तो नॉन मेटल जो है वो सारे नॉन डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। ये अभी जस्ट डेवलप हो। कार्बन फाइबर की हम लंबी लंबी शीट्स बना लेते, वायर बना लेते। ठीक है ना। तो वो हो गया नॉन मेटल में। अदरवाइज जो सारे नॉन मेटल्स है वो नॉन डक्टाइल है, उनको आप खींचोगे टूट जाएगी। क्लियर है।
जैसे कि आपकी जो ये पेंसिल की फाइबर, पेंसिल की जो ग्रेफाइट है, वो भी क्या है, कार्बन की बनी हुई है, नॉन मेटल है। तो उसको खींचो तो टूट जाएगा। वहीं में तुम वायर को लगाओ, वायर को खींचो तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसको हम खींचेंगे तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? झनकार, पायल की झनकार। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या है, सोनोरस होते हैं। उनमें रिंगिंग साउंड आती है जब आपको उसको किसी दूसरे मेटल से मारोगे तो टन जो साउंड आती है, एक रिंगिंग साउंड आती है, उसको सोनोरिटी बोलते हैं, है ना। तो मेटल्स जो होते हैं हमारे सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस। जैसे कि क्या, तुम पत्थर को कितने ही मारो नई आवाज निकलेगी उसमें से। क्या, घंटा जो होता है वो भी है, जो बेल है। ठीक है, सोनोरिटी प्रोड्यूस डीप रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब हम उसको तेजी से उसके ऊपर जोर से मारेंगे तो उसकी वजह से रिंगिंग साउंड निकले हैं, वही हमारी क्या होती है, सोनोरिटी। तो मेटल सोनोरस होता है, नॉन मेटल नॉन सोनोरस होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की हम बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। बट नॉन मेटल में सारे पुअर कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 10th क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स जो सॉरी मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होता है थर्मली। तभी तो क्या करोगे, तुम खाना बनाते एक साइड में गर्म करते दूसरी साइड पहुंच जाता हीट जो। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसीलिए तो हीट का ट्रांसफर हो पाया। गुड कंडक्टर होता है एक्सेप्ट लेड। लेड बोले तो एक्सेप्ट लेड के अलावा जो हमारा सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो डायमंड हमारा गुड कंडक्टर होता है, थर्मल कंडक्टर होता है। अच्छा, कोई बता सकता है क्या, जरा पूछिता आप बताइए, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी वजह से ट्रेवल कर पाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन या कुछ और होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बताइए जरा पूछिए। मेरी वॉइस आ रही है क्या पूछिता? बताइए जरा, कुछ पता है कि नहीं? ओके नव्या, आप बताइए जरा। किसी को नहीं? तो देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब पॉसिबल है जब आपके एलिमेंट में या वायर में या मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करें। कौन रेस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इतना तो पता है कि नहीं। तो जब उसमें फ्री होंगे तभी तो वो फ्लो कर पाएंगे। और हमने वहां पे भी हमने देखा था, कहाँ पे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, कि बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर पा रहे हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो वो जब मूव कर पाते तभी तो करंट का फ्लो हो पाता है, नहीं वो मूव ही नहीं करेंगे तो करंट कहाँ से फ्लो हो पाएगी। ठीक है ना। वो होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के वजह से आपकी हीट का ट्रांसफर होता है। यहां हमने क्या किया, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसको हमने हीट एनर्जी दे दी। उसने हीट एनर्जी जैसे ही लिया, उसमें वाइब्रेशन क्या हो गई, पहले यहां से यहां तक का वाइब्रेशन था, अभी ये क्या कर रहा है, यहां से यहां तक का वाइब्रेशन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले को अपनी वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो वो भी इतना ही वाइब्रेट कर रहा था, अभी इसके इसके साथ में वो भी ज्यादा वाइब्रेट करेगा। वही वाइब्रेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होते जाता है। उसी की वजह से हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है।
अभी क्लियर है? तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? एटॉमिक वाइब्रेशन। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स के जो है, जो मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो जनरली बहुत हाई होता है, एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम। इनका जो होता है 27 के अप्रोक्स होता है। ठीक है। तो अगर रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं तो ये किस स्टेट में होंगे? सॉलिड में। क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। उस पे किस में होगा? सॉलिड में होगा। लेकिन अगर तुमने हथेली पे रखकर इसको देखा तो वो किस में हो जाएंगे? लिक्विड में। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 27। तो 27 से जैसे ऊपर पहुंचेंगे मेल्ट कर जाएंगे, तो हाथ में रखोगे तो ये मेल्ट कर जाता है। नाउ नॉन मेटल की बात करें तो जनरली नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़कर इन सब के जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? पूछता है नव्या। तो ये हमारी कुछ मेटल की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है। टोटल कितनी हो गई है? टोटल 8 हो गई है। ठीक है। कल याद करके आइएगा।